Let us back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give these powers to the regional government. तो हमने जैसे कि पिछले चैप्टर में पढ़ा बेल्जियम और श्रीलंका में, तो हमने ये पढ़ा कि उनकी एक बेल्जियम की कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस करके ये पावर्स रीजनल गवर्नमेंट को दी जाए. रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर. तो रीजनल गवर्नमेंट बेल्जियम में पहले से भी इस्टेब्लिश थी. दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स बट ऑल दिस पावर वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विथड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये सारी उनकी बेल्जियम की गवर्नमेंट के पास, रीजनल गवर्नमेंट के पास पहले भी कुछ रोल्स ऑफ पावर्स थे, बट उनके क्या हुआ, सेंट्रल पावर्स की सारी पावर्स छीन के किसको दी गई, अब regional government की. The changes that took place in 1993 was the regional government were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. अब 1993 में ये चेंज हुआ कि जो रीजनल गवर्नमेंट है उन्हें ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दी गई जो कि क्या आगे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी. Thus, Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. Sri Lanka continues to be, for all practical purposes, a unitary system where the national government has all the powers. तो बेल्जियम ने क्या किया, यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे आ गए. ठीक है. और श्रीलंका में क्या था, तमिल लीडर्स ये चाहते थे कि श्रीलंका एक फेडरल कंट्री बन जाए, फेडरल सिस्टम को फॉलो करे. Okay, so federalism is a system of the government in which the power is divided between a central authority and the various constituent units of the country. तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें जो पावर्स है वो सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और उसके आगे जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यूनिट्स है कंट्री के, उनके अंदर डिवाइड होगी. यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो यूजली क्या है, फेडरलिज्म के दो लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के. वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री दैट इज यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. तो एक है जो गवर्नमेंट है पूरी कंट्री की, वो क्या है जो नेशनल लेवल पे जो नेशनल कॉमन इंटरेस्ट होते हैं और जो कुछ फ्यू सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर फोकस करती है. The others are the governments at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administering of their state. तो जो दूसरी है वो क्या है, डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रिंग होती है, जो डे टू डे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं स्टेट लेवल पर्टिकुलर स्टेट्स पे, उन्हें फोकस करती है. बोथ दीज लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट्स इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. तो दोनों जो गवर्नमेंट है वो क्या है, अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स को इंजॉय करती है. In this sense, federations are contrasted with unitary governments. Under unitary system, either there is only one level of the government or the sub-units are subordinate to the central government. तो क्या है कि जो फेडरेशन है वो क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रास्ट में. तो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि या तो सिर्फ एक लेवल होगा गवर्नमेंट का या उसके आगे सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे सब यूनिट्स होंगे. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो आगे क्या लोकल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पास कर सकती है ऑर्डर्स. बट इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग. स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर ऑफ इट्स ओन विच इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. बोथ दिस गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. तो बेसिकली क्या है, यूनिटरी सिस्टम में क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आगे अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स पास कर सकती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ फेडरल सिस्टम तो क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट पे कुछ भी ऑर्डर नहीं थोप सकती और स्टेट गवर्नमेंट के आगे खुद की पावर्स है जो कि क्या है वो इंजॉय कर सकती है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ के लिए वो आंसरेबल नहीं है. तो ये जो दोनों गवर्नमेंट्स है बेसिकली क्या है, सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. तो कुछ ही पर्टिकुलर चीज़ें वो क्या है आंसर कर सकती है लोगों को. सो लेट अस
have a look on the some of the key features of the federalism. So there are 2 or more levels or tiers of the government. तो फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के. The different tiers of the government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. तो जो different tiers होते हैं गवर्नमेंट के वो गवर्न करेंगे सेम ही सिटीजन को, बट हर एक जो टायर है गवर्नमेंट का, जो आगे सब पार्ट्स है गवर्नमेंट के, तो मतलब हर एक टायर का क्या है अलग अलग काम है, अलग अलग स्पेसिफिक मैटर्स के ऊपर क्या है ध्यान देती है, जैसे कि टैक्सेशन के लिए अलग, लेजिस्लेशन के लिए अलग और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग. The jurisdiction of the respective levels or tiers of the government are specified in the constitution. जो jurisdiction होती है कुछ respective levels की या गवर्नमेंट के कुछ specific tiers की, वो क्या है specified है constitution में. So the existence and authority of each tier of the government is constitutionally ग्रांटेड. तो जो क्या है एग्जिस्टेंस है या कुछ अथॉरिटी है हर एक टायर की, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले लिख के दे दी है, गारंटी दे दी गई है कि बाद में कि कोई प्रॉब्लम ना आए. The fundamental provisions of the constitutions cannot be unilaterally changed by one level of the government. जो कि कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस है गवर्नमेंट की, वो सिर्फ एक ही लेवल गवर्नमेंट का चेंज नहीं कर सकता. Such changes require the consent of both levels of the government. तो अगर कोई भी अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में या फंडामेंटल प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये क्या दोनों लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट पहले मिलकर बात करेंगे, कंसेंट करेंगे एक दूसरे को, फिर ही अमेंडमेंट्स बनाई जा सकती है. The courts have the power to interpret the constitution and the powers of the different levels of the government. तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को और उसकी पावर्स को, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स की पावर्स को. The highest courts act as an umpire if disputes arises between different levels of the government in exercise of their respective powers. तो अगर कोई भी क्या है लड़ाई हो जाए गवर्नमेंट के लेवल्स के ऊपर, उनके पावर्स के ऊपर, तो क्या है जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो क्या है अंपायर की तरह एक्ट करता है, और फिर क्या है अगर कोई जिसे डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसे क्या है सॉल्व कर देता है. The sources of the revenues for each level of the government are clearly specified to ensure its financial autonomy. जो sources हैं revenue के each level of the government वो क्या है clearly specified है to ensure its financial autonomy. The federal system that has dual objectives to safeguard and promote the unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. जो फेडरल सिस्टम है उसके क्या dual objectives है, एक तो अपनी कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करना और क्या है दूसरा क्या है सेफगार्ड करना, और while at the same time क्या रीजनल डाइवर्सिटी को accommodate करना. So therefore we have 2 aspects as are crucial for the institutions and practice of federalism. So यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, the 2 aspects are crucial for the institutions and the practice of federalism. एक यहाँ पे बन सकता है यहाँ बन सकता है what are the key features of federalism, ये एक बन गया, और यहाँ पे दूसरा बन सकता है आप यहाँ पे बना सकते हो जैसे कि which 2 aspects are crucial for the institutions and the practice of federalism. ठीक है. So the government at different levels should agree to some rules. The government at different levels should agree to some rules of power sharing. जो गवर्नमेंट है डिफरेंट लेवल्स के, उनको पावर शेयरिंग के रूल को क्या है मानना चाहिए, एग्री करना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके बाद जो है दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट. कि ये नहीं कि सिर्फ एक ही लेवल माना दूसरा नहीं माना, तो उनको ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक ट्रस्ट करना चाहिए एक दूसरे को कि हाँ हर बंदा अपने अपने एग्रीमेंट को फॉलो करेगा.
An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. ये अब उस क्वेश्चन का जो आंसर जो क्वेश्चन लिखवाया था मैंने, which two aspects are the crucial for the institutions and the practice of federalism, ये उसका आंसर. ठीक है. The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to other. जो exact balance है power की central government और state government में, वो क्या एक federation से दूसरे federation में vary करती है. This balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. तो ये क्या है, ये balance depend करता है जो historical context जो बने गए थे जिसमें federation बना गया था. There are two kinds of routes through which the federation have been formed. The first route involves the independent states. The first route involves the independent states coming together on their own to form a bigger unit. तो first route में क्या होता है कि मतलब independent states आती है इकट्ठी और क्या करती है, एक bigger unit, एक बड़ा unit form करती है. So that by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. तो क्या है, in order to increase their security, क्या है, they pool sovereignty and retaining identity. तो क्या sovereignty का मतलब कि we should treat each and every person equal as a family member. ठीक है, बेसिकली कुछ ऐसे सा मतलब होता है sovereignty का. I guess I'm not sure about it. So this type of coming together federation includes the USA, Switzerland and Australia. तो ये जो टाइप है कमिंग टुगेदर फेडरेशन की, ये यूएसए ने भी अपनाई थी, स्विट्ज़रलैंड ने भी अपनाई थी और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनाई थी. कि बेसिकली क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स आएंगी इकट्ठे और क्या एक बिगर यूनिट फॉर्म करेंगी, स्वनिधि की भावना रखेंगी और इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस इंक्लूड द यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. एंड in this first category of federation, all the constituent states usually have equal power and a strong vis-a-vis the federal government. तो इसमें क्या यूजुअली क्या है, सबके पास इक्वल पावर होती है और क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं ये लोग. The second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. जो सेकेंड रूट ये है कि जो बड़ी कंट्री है, जो लार्ज कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री क्या है, वो डिवाइड करेगी अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के अंदर और नेशनल गवर्नमेंट के अंदर. इंडिया, स्पेन, बेल्जियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ द काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस. ये और इन दोनों टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर लेना और एग्जाम्पल्स भी याद रख लेना. In this category, the central government tends to be more powerful vis-a-vis the states. इसमें क्या होती है, जो central government क्या है वो ज़्यादा powerful होती है rather than the states. Very often different constituent units of the federation have unequal powers. तो very often जो constituent units होते हैं federation की, उनके क्या unequal powers होती है, मतलब एक लेवल पे ज़्यादा है, दूसरे को कम पावर्स मिली है. सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स. अब तो कुछ यूनिट्स को क्या है, ज़्यादा पावर्स क्या है, दी गई है. Some Nepali citizens were discussing the proposals on the adoption of federalism in the new constitution. तो कुछ जो नेपाली citizens थे वो डिस्कस कर रहे थे proposals को, जो कि क्या उनकी प्रपोजल्स को फेडरलिज्म को अडॉप्ट करने के लिए, जो कि उनकी नई कॉन्स्टिट्यूशन में थी. सो दिस इज व्हाट ऑफ द सम ऑफ देम सेड. Khagraj, I don't like federalism. It would lead to the reservation of the seats for the different caste groups as in India. क्योंकि खागराज कहता कि मुझे फेडरलिज्म बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि क्या होता है इसमें क्या है, जो है बाकी कास्ट ग्रुप्स के अंदर क्या है रिजर्वेशन हो जाती है सीट्स की, जैसे कि इंडिया में. अब साहिदा कहती है आर्स इज़ नॉट अ वेरी बिग कंट्री सो वी डोंट नीड फेडरलिज्म. तो साहिदा कहती है कि हमारी कोई इतनी बड़ी कंट्री तो है नहीं तो जिसमें फेडरलिज्म हमें चाहिए. अब बाबूलाल, आई एम होपफुल दैट द तराई एरियाज विल
get more autonomy if they get their own state government. तो कहते हैं कि जो तराई एरियाज है उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, ठीक है, अगर उनको इफ़ दे गेट देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट, अगर उनको खुद की एक स्टेट गवर्नमेंट मिलेगी तो उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी. अब राम गणेश कहता है आई लाइक फेडरलिज्म बिकॉज इट विल मीन दैट द पावर्स दैट वर अर्लियर एंजॉयड बाय द किंग्स विल नाउ बी एक्सरसाइज्ड बाय आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. तो राम गणेश कहते हैं कि मुझे फेडरलिज्म इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें जो जैसे हम पहले किंग को पावर्स दी जाती थी, अब क्या है जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी कि हमें जो खुद चूज़ किए गए हैं, हमारे द्वारा चूज़ किए गए लोग, अब उनको ही पावर्स मिलेंगी. सो इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्वर्सेशन, सो व्हाट बी योर रिस्पॉन्स टू ईच ऑफ दीज, विच वन these reflect the wrong understanding of what federalism is. What makes India a federal country? We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. So what about a vast country like India with so many languages, religions and regions? What are the powers शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आर कंट्री? तो कहते हैं कि हमने छोटी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा जैसे कि बेल्जियम हो गया, श्रीलंका, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए. पर कहता है इंडिया तो बहुत वास्ट कंट्री है जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस है, रीजन्स है, रिलीजन्स है, तो उसमें ये पावर शेयरिंग कैसे होती होगी और कैसे क्या है मैनेज करेंगे अपनी डाइवर्सिटी को. सो लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन. India has emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. तो कहता है कि उसने बहुत ज़्यादा, इंडिया क्या है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसने बहुत ज़्यादा क्या है पेनफुल दौर सहा है ड्यूरिंग द पार्टीशन. सो सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री. तो पार्टीशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स है वो इंडिया का पार्ट बन गई. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स. जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया की उसने डिक्लेयर कर दिया इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स. ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेलेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म. कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने फेडरलिज्म वो नहीं यूज़ किया, बट जो इंडियन यूनियन है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म. So let us go back to the several features of federalism give a mention above. We can see that all these features apply to the provisions of the Indian Constitution. The Constitution originally provided for a two-tier system of the government, the union government or what we call a central government. कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है यूजली क्या दो टायर सिस्टम है गवर्नमेंट के. बेसिकली एक तो यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट. तो क्या ये जो है यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है रिप्रेजेंटिंग जो इंडिया की यूनिट्स है और जो स्टेट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट को. Later, a third tier of federalism was added in the form of panchayats and municipalities. एक क्या है यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ, एक तो हो गया हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं नेशनल लेवल पे, फिर एक आ जाते हैं हमारे पास स्टेट लेवल पे जिन्हें हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट. उसके बाद जो थर्ड टायर है वो क्या है बाद में ऐड हुआ जिसे हम कहते हैं पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़, जो कि क्या है हर एक पर्टिकुलर टाउन में है, हर एक टाउन में है, छोटे छोटे रीजन्स में है, रूरल एरियाज में. As in any federations, these different tiers enjoy separate jurisdiction. तो उनको क्या अलग अलग पावर्स दी गई है और अलग अलग पावर्स को एंजॉय करती हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड द थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. Thus, it contains three lists. Union list. Union list includes the subjects of national importance such as defense of the country, forest affairs, banking, communication and करेंसी. तो बेसिकली क्या है जो कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या है थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी है लेजिस्लेचर्स पावर की बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर. एक्सप्लेन
explain the threefold distribution of legislative power between the union government and the central state government. So thus it contains 3 lists. तो ये इनका आंसर है 1, 2, 3. ठीक है. Union list includes subjects of the national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication, currency. तो यूनियन लिस्ट में क्या आ जाती है, जो नेशनल इम्पोर्टेंस है, जैसे कि डिफेंस हो गया कंट्री के, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, या कंट्री की करेंसी और कम्युनिकेशन. सो दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री. तो हमें क्या यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए इन मैटर्स के ऊपर थ्रू आउट द कंट्री. जो यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट. जो यूनियन लिस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या अकेली ही क्या है इन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड क्या है जो यूनियन लिस्ट के अंदर मेंशन है उनके रिलेटेड लॉज बना सकती है. सिर्फ इनके रिलेटेड ही अकेली बना सकती है लॉज जो कि यूनियन लिस्ट में मेंशन है. उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकेंड लिस्ट जो कि क्या है स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस. तो स्टेट है ऑब्वियस है स्टेट में क्या होगा, जो स्टेट के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी या जो लोकल चीज़ें होगी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी वो उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा. जैसे कि हो गया पुलिस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, कमर्स के ऊपर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन के ऊपर. द स्टेट गवर्नमेंट अलॉन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट. तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है खुद ही इन ये जो चीज़ें स्टेट लिस्ट में दी हुई है उनके रिलेटेड क्या है लॉज बना सकती है जो कि सिर्फ स्टेट लिस्ट में गिवन है. वैसे ही जो यूनियन लिस्ट में गिवन है सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर लॉज बना सकती है. उसके बाद आ जाती है हमारी थर्ड लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट. इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट. तो ये क्या है सब्जेक्ट क्या है कॉमन इंटरेस्ट स्टेट लेवल पे भी आ जाएंगे और क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट पर भी आ जाएंगे. बेसिकली जो क्या आ जाते हैं हमारे पास एजुकेशन आ जाती है, हमारे पास मैरिज आ जाती है, अडॉप्शन, सक्सेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस एक्सेट्रा. बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन ऑन द लिस्ट. क्या है दोनों ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसके रिलेटेड क्या है लॉज बना सकते हैं. If the laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. तो क्या अगर उनके अंदर if the laws conflict with each other उन्होंने ऐसे laws बना दिए जिस करके उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है तो जो यूनियन गवर्नमेंट है it will prevail. So what about the subjects that do not fall in any of the 3 lists? कहते हैं कि अब कुछ ऐसा कि तो बाकी जो सब्जेक्ट्स इन 3 लिस्ट में जो फॉल नहीं कर रहे उनका क्या होगा. Other subjects like computer software that come up after the constitution was made. तो कहता है कि जो इन तीनों लिस्ट में जो चीज़ें हैं नहीं वो आखिर जाएंगी कहाँ. तो according to the constitution the union government has the power to legislate on these रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स. तो हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट बेसिकली क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इस चीज़ों को लेजिस्लेट करने की इन क्या है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के ऊपर. वी नो दैट अबव दैट द मोस्ट फेडरलेशंस दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर do not give equal powers to its constituent units. बेसिकली क्या है कहते हैं कि जितने भी फेडरलेशंस फॉर्म हुए हैं जिसकी होल्डिंग टुगेदर बाय होल्डिंग टुगेदर वो क्या इक्वल पावर्स नहीं देते अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को. थस ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनिट्स डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स. कहते हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं इंडियन यूनियंस की उनके पास क्या है सेम पावर्स नहीं हैं. सम स्टेट्स इन्जॉय अ स्पेशल स्टेटस. कहते कुछ के पास क्या है कुछ के पास स्पेशल स्टेटस है, कुछ अपने अपने राइट्स इन्जॉय कर रहे हैं. मतलब क्या है इक्वल राइट्स नहीं इन्जॉय कर रहे. They do not have identical powers. तो जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. अब जैसे देखो जम्मू एंड कश्मीर की क्या
अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन है। मेनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। तो क्या जैसे कुछ प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो क्या है जम्मू और कश्मीर की स्टेट पे क्या है ये लागू नहीं होंगे। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। मेनी the Indians who are not permanent residents of this state cannot buy land or house here। जो Indians है जो कि JNK से belong नहीं करते, तो वो क्या है ना ही इस जगह पे लैंड खरीद सकते हैं और ना ही इस पे कोई घर बना सकते हैं और ना ही क्या है जगह खरीद कर सकते हैं। तो मतलब जैसे कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स है वो जम्मू एंड कश्मीर पे क्या है फॉलो नहीं होते। Similarly, special provisions exist from some other states of India as well। तो ऐसे अलग अलग प्रोविजंस क्या अलग अलग स्टेट्स भी होती है, जैसे कि इनमें से एक एग्जाम्पल JNK था। JNK में क्या है ना, अगर आप इस स्टेट के बच्चे हो, जैसे कि इस स्टेट के सिटीजन हो, जैसे J और K, JNK के जम्मू कश्मीर, तो फिर क्या आप इस पे लैंड खरीद सकते हो, घर बना सकते हो, रह सकते हो इधर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, तो आप यू आर नॉट एबल टू परचेज लैंड, यू आर नॉट एबल टू मेक अ हाउस। So similarly, like special provisions exist for some states of India as well। So there are some units of the Indian unit which enjoy a very little power। तो कुछ ऐसी क्या है यूनिट्स है इंडिया की जो क्या बहुत थोड़ी पावर्स क्या है इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं हमारी यूनियन टेरिटरीज, यूटीज। ठीक है, सो these are the areas which are too small to become an independent। तो ये एरियाज बहुत छोटे हैं अपने इंडिपेंडेंट बनने के लिए, but independent state but which could not be emerged with any of the existing states। की मतलब क्या है ये इतने छोटे हैं अपनी इंडिपेंडेंट बनने के लिए, क्या है कि वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ मर्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, लक्षद्वीप, या जो हमारी इंडिया की खुद की कैपिटल है दिल्ली, न्यू दिल्ली, वो इन्हें हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। These territories do not have the power of the state। The central गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस एरिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके पास क्या स्पेशल पावर्स है इन एरियाज को चलाने के लिए। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज द बेसिक स्ट्रक्चर is basic to the structure of the constitution। जो शेयरिंग है, पावर शेयरिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। कहते हैं कि ईजी नहीं है इन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हुई है आप उन्हें चेंज कर दो। तो पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। तो पार्लियामेंट अपने खुद के बल पे ये पावर शेयरिंग की अरेंजमेंट को क्या है चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, any change to it has to be first passed by the both houses of the parliament with at least 2/3 majority। तो मतलब कोई भी चेंज करना है पावर शेयरिंग में तो एटलीस्ट दोनों हाउसेस के क्या है जो 2/3 मेजॉरिटी है उनकी कंसेंट होनी बहुत ज़रूरी है। Then it has to be ratified by the legislatures and at least half of its total state। तो क्या है उसके बाद क्या है लेजिस्लेचर से रेटिफाइड करेगा at least like half of the total states। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedure। तो judiciary एक बहुत ही important रोल प्ले करता है ये जो इम्प्लीमेंटेशंस को ध्यान से देखने के लिए और क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को जो प्रोसीजर है उन्हें ध्यान से क्या है ओवरसी करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स मेक्स अ डिसीजन। कि मतलब कोई भी अगर डिसीजन
हमें बनाना है फॉर द डिवीजन ऑफ पावर्स, तो हमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, डिसीजन बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या है, डिसीजन देगा। The union and the state governments have the power to raise sources by levying tax in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. तो जो यूनियन है और स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास पावर है क्या है, ऑफ लिवाइंग टैक्सेस टू रेज रिसोर्सेज, बाय लिवाइंग टैक्स उनके पास पावर है सोर्सेज को रेज करने के लिए, टैक्स को लिवाई करने के लिए, इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट, और क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उनको असाइन की गई है उन्हें क्या फॉलो करने के लिए।